हेलो स्टूडेंट्स। आज इस वीडियो में रिसर्च मेथोडोलॉजी के अंतर्गत हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक वर्गीकरण या क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ेंगे। आंकड़ों का वर्गीकरण क्या होता है, इसके मीनिंग और डेफिनेशन क्या है, इसके ऑब्जेक्टिव या उद्देश्य क्या है, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है और इसके बेसिस किस आधार पर इनका वर्गीकरण किया जाता है और क्लासिफिकेशन या वर्गीकरण के प्रकार कौन कौन से हैं, इनके बारे में हम विस्तार से यहाँ पर जानेंगे। और वीडियो के अंत में आप सबके लिए सेल्फ असेसमेंट के क्वेश्चन भी होंगे। इस वीडियो में जो हम ये टॉपिक जो हम कर रहे हैं इसमें कम से कम 3 क्वेश्चन आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बनेंगे, जिसका हम लास्ट में एक्सप्लेन करेंगे। मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण का क्या अर्थ है और इसकी परिभाषाएं क्या है। देखिए, समाज शास्त्र में जब हम सामाजिक समस्याओं का अध्ययन करते हैं और विभिन्न विधियों जैसे अनुसूची, प्रश्नावली, साक्षात्कार, केस स्टडी, कंटेंट एनालिसिस आदि के माध्यम से हम बहुत सारी सूचनाएं संकलित कर लेते हैं। जब हमने बहुत सारी सूचनाएं संकलित कर ली, इसका मतलब सामाजिक शोध का या फिर सामाजिक अध्ययन का कार्य यहीं पर पूर्ण नहीं हो जाता। उन विभिन्न विधियों से जो हमने सूचनाएं संकलित की है वो तो मात्र एक सूचनाओं का ढेर है। जब तक उनका अच्छी तरह से विश्लेषण और निष्कर्ष नहीं निकाला जाता। उन सूचनाओं का विश्लेषण कब निकाला जाएगा? जब उनको उनकी समानता या विभिन्नता के आधार पर अलग अलग भागों में बांट दिया जाए। संकलित की गई सूचना को उनकी विशेषताओं, गुणों के आधार पर अलग अलग भागों में वर्गीकृत करना ही वर्गीकरण कहलाता है। जब इन सूचनाओं को अलग अलग गुणों के आधार पर हमने विभिन्न वर्गों में विभाजित कर लिया, बांट लिया, वर्गीकरण कर लिया, इसके पश्चात इनको विभिन्न सारणियों के माध्यम से, तालिकाओं के माध्यम से, पंक्तियों के माध्यम से, कॉलम के माध्यम से जचाया जाता है, सजाया जाता है, जिसको सारणीयन कहते हैं। तो सामाजिक शोध के अंतर्गत अनुसंधान कार्य जब हम करते हैं, कार्य करते हैं, उसमें जो आंकड़े हमने इकट्ठे किए हैं, जो सूचनाएं हमने संकलित की है, उन सूचनाओं को सारणीबद्ध करना, उनका वर्गीकरण करना एक महत्वपूर्ण कार्य है। और इसीलिए यह टॉपिक है, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसी के आधार पर संकलित सूचनाओं का विश्लेषण किया जाता है और उनके आधार पर निष्कर्ष निकाले जाते हैं या नियम बनाए जाते हैं। इनके महत्व पर फाइनर ने भी एक बात बोली है। फाइनर ने कहा था, जिस प्रकार एक मकान का निर्माण बहुत सारे पत्थरों से मिलकर होता है, पत्थरों या ईंटों से होता है, उसी प्रकार विज्ञान का निर्माण भी विभिन्न आंकड़ों से होता है। परंतु जैसे पत्थरों के ढेर को या ईंटों के ढेर को मकान नहीं कहा जा सकता, उसी तरह से जो सूचनाओं का ढेर है, आंकड़ों का ढेर है, उनको विज्ञान नहीं कहा जा सकता। मकान बनाने के लिए उन ईंटों या पत्थरों को व्यवस्थित क्रम में रखना पड़ता है, अलग अलग जगह पर जचाना पड़ता है। बिल्कुल इसी तरह से जो सामाजिक शोध में या विज्ञान बनाने के लिए जो सूचनाएं हमारे पास है, उन सूचनाओं को व्यवस्थित रूप में वर्गीकृत करना पड़ता है। और इन व्यवस्थित बिखरी हुई जो सूचनाएं, इनको सही तरह से सजाना, व्यवस्थित रूप में लगाना ही वर्गीकरण कहलाता है। अब यहाँ पर हम वर्गीकरण के बारे में पढ़ रहे हैं, तो आप देखिएगा, समाजशास्त्र में सामाजिक समस्याओं से संबंधित सामाजिक शोध के लिए विभिन्न प्रविधियों व स्रोतों से आंकड़ों का संकलन करने के पश्चात उनका विश्लेषण किया जाता है, क्योंकि जो सूचनाएं संकलित की गई है वह अध्ययन विषय से संबंधित तथ्यों का एक ढेर मात्र है, एक संग्रह मात्र है। इसलिए आंकड़ों के विश्लेषण के लिए इन सूचनाओं के ढेर को व्यवस्थित करना आवश्यक होता है। व्यवस्थित करने का तात्पर्य होगा कि उनको सही समान विशेषताओं के आधार पर अलग अलग छांटना। इस कार्य को तथ्यों के वर्गीकरण और सारणीयन के द्वारा संपन्न किया जाता है। समानता व विभिन्नता के आधार पर तथ्यों को विभिन्न श्रेणियों में या विभिन्न वर्गों में अलग अलग विभाजित करना ही वर्गीकरण कहलाता है। परंतु जब वर्गीकृत तथ्यों को विभिन्न तालिका या सारणियों के रूप में विभिन्न कॉलमों तथा पंक्तियों में व्यवस्थित किया जाता है, तो उसे सारणीयन कहा जाता है। अतः वर्गीकरण व सारणीयन सामाजिक शोध के आवश्यक अंग है। परंतु यहाँ पर हम वर्गीकरण के बारे में पढ़ेंगे। मीनिंग और डेफिनेशन क्या है वर्गीकरण की, तो इसमें हम देखेंगे, सामाजिक समस्या से संबंधित सामग्री अव्यवस्थित और बिखरी हुई होती है। इसका मतलब सूचनाओं का एक ढेर मात्र है। जो हमने विभिन्न प्रविधियों से सूचनाएं कलेक्ट की है, वो एक ढेर मात्र है, जिसको व्यवस्थित किए बिना कोई भी निष्कर्ष निकालना आसान नहीं होता। इन अव्यवस्थित तथ्यों को व्यवस्थित करना ही वर्गीकरण कहलाता है। मतलब बिखरी हुई सूचना को क्रमबद्ध रूप से सजाना ही वर्गीकरण कहलाता है। J.H. फाइनर ने बहुत सुंदर शब्दों में लिखा है, जिस प्रकार एक मकान का निर्माण पत्थरों से होता है, उसी प्रकार विज्ञान का निर्माण भी आंकड़ों से ही होता है।
परंतु जैसे पत्थरों के ढेर को ही मकान नहीं कह सकते हम, उसी प्रकार मात्र आंकड़ों के संकलन को ही विज्ञान का निर्माण नहीं हो सकता। इसका तात्पर्य क्या हुआ कि जैसे पत्थर है या ईंटें हैं, उनका बहुत सारा ईंटों का ढेर पड़ा है, तो उसको मकान नहीं कह सकते, उनको व्यवस्थित रूप से जचाना पड़ेगा। इसी तरह से आंकड़ों या सूचनाओं का ढेर हमारे पास है, उनको हम विज्ञान नहीं कह सकते, उनको एक व्यवस्थित क्रम में वर्गीकृत करके सारणीय करके निष्कर्ष निकालना पड़ेगा। इस प्रकार तथ्यों के विश्लेषण का पहला चरण तथ्यों का वर्गीकरण कहलाता है। जब विश्लेषण का तात्पर्य तथ्यों की जांचना, उनके आधार पर निष्कर्ष निकालना, तो उसका जो पहला चरण है वो वर्गीकरण है। और वर्गीकृत तथ्यों को सारणियन द्वारा प्रस्तुत किया जाता है, मतलब टेबल्स के माध्यम से, कॉलम के माध्यम से, पंक्तियों के माध्यम से उन्हें प्रस्तुत किया जाता है। वर्गीकरण को अलग अलग विद्वानों ने अपने अपने तरीके से परिभाषित किया है। मन के अनुसार वर्गीकरण अनिवार्य रूप से वस्तुओं को उनकी समान विशेषताओं के आधार पर एक साथ रखने का एक प्रकार है। वस्तुओं का तात्पर्य यहाँ पर सूचनाएं, आंकड़े भी, जो आंकड़े हमारे पास है उनको समान विशेषताओं, जैसे महिलाएं का अलग कॉलम बना, महिलाओं की सूचना एक तरफ होगी, पुरुषों की सूचना एक तरफ होगी, तो यहाँ पर कौन सी समानता, लिंग के आधार पर। तो वस्तुओं को उनकी समान विशेषताओं के आधार पर एक साथ रखने का एक प्रकार है, ताकि उन्हें सरलता से समझा जा सके। इसके पश्चात एल हांस ने क्या कहा है, समानताओं व असमानताओं के आधार पर सामग्री को समूहों या वर्गों में व्यवस्थित करना। मतलब जैसे लिंग के आधार पर यदि हम कर रहे हैं तो महिलाओं को एक तरफ, पुरुषों को एक तरफ, सामग्री को समूहों या वर्गों में व्यवस्थित करने की प्रक्रिया को तकनीकी दृष्टि से वर्गीकरण कहा जाता है। उपरोक्त परिभाषाओं के आधार पर क्या कहेंगे हम कि वर्ग संकलित तथ्य है, उनको गुणों या विशेषताओं के आधार पर अलग अलग समूहों या वर्गों में बांटना ही वर्गीकरण कहलाता है। जो भी संकलित सूचना है उसको व्यवस्थित करने का मुख्य उद्देश्य अपना वो, ताकि तथ्यों को आसानी से समझा जा सके, उनका विश्लेषण किया जा सके और उसी आधार पर निष्कर्ष निकाला जा सके। अब हम यहाँ पर पढ़ेंगे वर्गीकरण की विशेषताएं क्या है। वर्गीकरण की विशेषताओं को देखिए, इस माध्यम से हम यहाँ पर स्पष्ट कर रहे हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड क्लासिफिकेशन, अच्छा वर्गीकरण कैसा होना चाहिए। तो अच्छे वर्गीकरण की पहली विशेषता, इसमें क्लैरिटी होनी चाहिए, स्पष्टता होनी चाहिए। सर्वप्रथम विशेषता इसकी स्पष्टता है। स्पष्टता का तात्पर्य यह है कि वर्गीकरण अच्छी तरह से समझ में आने वाला होना चाहिए, और जिस गुण या विशेषता को आधार मानकर हमने वर्गीकरण किया है, केवल उसी आधार पर तथ्यों को अलग अलग करना चाहिए। जैसे मान लीजिए हमने शिक्षा के आधार पर वर्गीकरण किया है, तो शिक्षित एक तरफ और अशिक्षित एक तरफ, मतलब उसमें पूर्णतः स्पष्टता होनी चाहिए। स्थायित्व, दूसरा इसकी महत्वपूर्ण विशेषता एक अच्छी वर्गीकरण की, वो स्थायित्व पर आधारित होना चाहिए। स्थायित्व का मतलब यह है कि जिस गुण के आधार पर हमने तथ्यों का वर्गीकरण किया, उसमें बार बार परिवर्तन नहीं करना चाहिए। जैसे मान लीजिए पहले हमने शिक्षा के आधार पर वर्गीकरण कर लिया, बाद में उसको बदलकर हमने लिंग के आधार पर कर लिया, बाद में उसको बदलकर हमने शहरी या ग्रामीण के आधार पर कर लिया, तो वो वर्गीकरण अच्छा वर्गीकरण नहीं कहलाएगा। वर्गीकरण का आधार एक होना चाहिए। इसका तात्पर्य यह है कि अच्छा वर्गीकरण वही कहलाएगा जो केवल एक ही नियम पर आधारित होगा, एक ही गुण के ऊपर आधारित होगा। जैसे मान लीजिए हमें महाविद्यालय के बीए के विद्यार्थियों का वर्गीकरण करना है, तो उनका वर्गीकरण हम एक बार में केवल एक ही गुण के आधार पर करेंगे। जैसे हो सकता है आप आयु के आधार पर करें, लिंग के आधार पर करें, जाति के आधार पर करें, धर्म के आधार पर करें, उनके पारिवारिक स्थिति के आधार पर करें, लेकिन केवल एक बार में एक ही गुण को मानकर उनका वर्गीकरण करना होगा। जैसे पहले यदि वर्गीकरण आप जाति के आधार पर कर रहे हैं, तो केवल जाति के आधार पर, आयु, लिंग, धर्म आदि को उसके साथ शामिल नहीं करना चाहिए। वर्गों की उपयुक्त संख्या के आधार पर, इसका तात्पर्य यह है कि जो हमने वर्गों, जो तथ्यों का वर्गीकरण कर रहे हैं उसमें वर्ग कितने होने चाहिए। तो इसमें हम लिखेंगे वर्गों की संख्या का निर्धारण, जो हमारे पास सूचनाएं उपलब्ध है उसकी विभिन्नता, विविधता भी, कितने प्रकार की गुण या विशेषताएं उसमें है, जो हमने सूचनाएं संकलित की उसकी संख्या कितनी है, उसके आधार पर वर्गों की संख्या निर्धारित करनी चाहिए। या इसमें आप यह भी कह सकते हैं कि वर्गों की संख्या न तो बहुत अधिक होनी चाहिए, न बहुत कम होनी चाहिए। इतनी अधिक भी ना होनी चाहिए कि वर्गीकरण अस्पष्ट हो जाए, और इतनी कम भी न होनी चाहिए कि जो सूचनाएं हैं वो उनकी समानता या गुणों के आधार पर अलग अलग वर्गों में समाहित ही ना हो सके। एकता, महत्वपूर्ण विशेषता इसकी एकता भी है। एकता का तात्पर्य यह है कि एक वर्ग में
एक श्रेणी या एक वर्ग में कोई भी इकाई केवल एक ही बार आनी चाहिए। एकता का मतलब जो हमने वर्ग बनाया, जैसे मेल के आधार पर वर्ग, फीमेल के आधार पर बनाया, तो मेल फीमेल केवल एक एक बार इसमें आने चाहिए। तो वर्ग का निर्माण इस प्रकार से करना चाहिए कि प्रत्येक इकाई केवल एक ही श्रेणी या वर्ग में एक ही बार उसको शामिल किया जा सके। शोध उद्देश्यों से संबंधित वर्गीकरण की एक अन्य महत्वपूर्ण विशेषता ये है कि वर्गीकरण शोध उद्देश्य जो सामाजिक समस्या का हम अध्ययन कर रहे हैं, जो हमारा शोध का विषय, उस विषय को ध्यान में रखकर तथ्यों का वर्गीकरण करना चाहिए। जैसे मान लीजिए हमें शिक्षित लोगों के व्यवहार का अध्ययन करना है, तो अशिक्षित लोगों को हमें वहाँ पर शामिल नहीं करना चाहिए। पूर्णता वर्गीकरण की एक महत्वपूर्ण विशेषता है। इसका तात्पर्य ये होगा कि वर्गीकरण इस तरह से करना चाहिए कि जो संकलित सूचनाएं हमने की है, शोध विषय से जो सूचनाएं इकट्ठी की है, वो सभी सूचनाएं उसमें समाहित हो जाए। सभी सूचनाएं किसी न किसी वर्ग में जरूर आ जाए। संकलित की गई सूचना किसी भी हालत में छूटनी नहीं चाहिए। लचीलापन या लोचशीलता वर्गीकरण की एक महत्वपूर्ण विशेषता इसकी लोचशीलता ही भी है। इसमें लोचशीलता होनी चाहिए ताकि समय के अनुसार जैसे जैसे हमें समय या परिस्थिति के अनुसार यदि परिवर्तन की आवश्यकता पड़े तो उसमें परिवर्तन किया जा सके। प्रबंधन का एक स्तर श्रेणियों या वर्गों के निर्माण की महत्वपूर्ण योजना जो की जाती है, उसमें कहीं अधिक सरलता या कहीं अधिक जटिलता का समावेशन नहीं होना चाहिए। उसमें एक ही प्रकार की विशेषता होनी चाहिए। पारस्परिक पृथकता इसका मतलब होगा अच्छी वर्गीकरण वो होगा जिसमें जिन वर्गों का हमने निर्माण किया है वो वर्ग एक दूसरे से पूर्णतः अलग अलग होने चाहिए, या हम यूं कहें कि उनकी विशेषता एक दूसरे से अलग होनी चाहिए। जैसे शिक्षित और अशिक्षित हमने लिया है, तो शिक्षित का वर्ग एकदम अलग हो गया और अशिक्षित का वर्ग एकदम अलग हो गया। मतलब जो वर्ग हमने बनाए हैं वो वर्ग अलग अलग गुणों के आधार पर होने चाहिए और एक दूसरे से अलग होने चाहिए, ताकि समान विशेषताओं के वाली जो आंकड़े हैं, सूचनाएं हैं, उनको उन वर्गों में शामिल किया जा सके। इसके पश्चात बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन वर्ग है उनका निर्माण किसके आधार पर करते हैं। तो वर्ग निर्माण के जो आधार हैं वो यहाँ पर काफ़ी महत्वपूर्ण है। गुणात्मक आधार, ये 4 आधारों पर किया जाएगा, गुणात्मक, संख्यात्मक, सामयिक और भौगोलिक। गुणात्मक आधार क्या होगा कि जब हमारे पास संकलित सूचनाएं हैं, उन सूचनाओं का जब हम वर्गीकरण कर रहे हैं तो इकाइयों के गुणों का आधार, गुणों को जब महत्व दिया जाए या इकाइयों के गुण या विशेषताओं के आधार पर जो वर्गीकरण किया जाता है तो उसको हम गुणात्मक आधार बोलेंगे। गुणात्मक आधार का तात्पर्य क्या होगा भी, इसके अंतर्गत जो सूचनाएं संकलित की गई है उसमें गुणों को महत्व दिया गया है। जैसे गुण कैसे होंगे, जैसे जाति के आधार पर हो गया, जैसे लिंग के आधार पर हो गया, जैसे धर्म के आधार पर हो गया। तो ये जो आधार होगा ये क्या होगा, इनका गुणात्मक आधार इनका बोला जाएगा। इसके पश्चात है परिमाणात्मक या संख्यात्मक आधार। परिमाणात्मक या संख्यात्मक, या इसको हम क्वांटिटेटिव भी बोलेंगे। तो क्वांटिटेटिव या संख्यात्मक क्या होता है, जिसमें जो आधार, जो वर्गीक संकलित सूचनाएं हैं उनका जो वर्गीकरण करेंगे उसमें गुणों या विशेषताओं का महत्व नहीं होगा, बल्कि संख्या के आधार पर उनका वर्गीकरण किया जाएगा। जैसे ऊंचाई, आयु, वजन आदि है, ये संख्याओं के रूप में प्रकट होगी। तो गुणात्मक आधार में व्यक्ति के इकाइयों की गुणों या विशेषताओं को आधार मानकर वर्गीकरण किया जाता है। परिमाणात्मक या संख्यात्मक में जो गुणों या संख्याओं को आधार न मानकर, गुणों या विशेषताओं को आधार न मानकर इसमें संख्यात्मक तथ्यों को आधार माना जाता है, जैसे ऊंचाई, वजन आदि। सामयिक वर्गीकरण, क्रोनोलॉजिकल आधार, इसमें क्या होता है, सामयिक वर्गीकरण में इकाइयों का वर्गीकरण समय को आधार मानकर किया जाता है। समय को आधार मानकर इकाइयों का वर्गीकरण बहुत ही आसान होता है, क्योंकि एक विभिन्न समय अवधि में तथ्यों या आंकड़ों को प्रकट करना बहुत ही आसान होता है। जैसे हम ये कहें, ये जो सामयिक वर्गीकरण है ये वर्षों में भी हो सकता है, वो सप्ताह में भी हो सकता है। जैसे सप्ताह के प्रत्येक दिन में एक व्यक्ति, परिवारों के द्वारा अर्जित की जाने वाली इनकम, तो वो आसानी से स्पष्ट किया जा सकता है। या प्रत्येक 10 वर्ष के बाद भारत में जनगणना का जो अध्ययन किया जाता है, जनगणना के आंकड़े हैं वो। और भौगोलिक ज्योग्राफिकल आधार वो होगा जिसमें इकाइयों के वर्गीकरण का आधार स्थान या भौगोलिक क्षेत्र होगा। जैसे हम ये कि हरियाणा राज्य के प्रत्येक जिले में शिक्षित और अशिक्षित लोगों का ब्यौरा एकत्रित करना, या प्रत्येक स्तर के लोगों की, प्रत्येक जिले के लोगों की आय का ब्यौरा एकत्रित करना, वो भौगोलिक आधार कहलाएगा। तो आप इसको एक बार फिर देखिएगा,
गुणात्मक आधार में गुणों या विशेषताओं को आधार मानकर तथ्यों का वर्गीकरण किया जाता है। परिमाणात्मक में गुणों या विशेषताओं की जगह पर संख्या को संकलित सूचनाओं को संख्यात्मक रूप में प्रकट किया जाता है। सामयिक, जब संकलित सूचनाएं उनको समय अवधि के आधार मानकर वर्गीकरण किया जाता है। और भौगोलिक वर्गीकरण में जो वर्गीकरण है वो स्थान या भौगोलिक इकाइयों को विभिन्न समूहों में बांटकर किया जाता है। इसके पश्चात टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण के जब हम प्रकार की बात करते हैं तो वर्गीकरण के प्रकार इसके आधार को मानकर ही 4 भागों में बांटे गए हैं। 4 भाग कौन कौन से? गुणात्मक वर्गीकरण, गणनात्मक वर्गीकरण, सामयिक वर्गीकरण और भौगोलिक वर्गीकरण। देखिएगा इसके पश्चात, तो इन्हीं के आधार पर हम समझने की कोशिश करते हैं। तो पहला अपना है गुणात्मक वर्गीकरण। गुणात्मक वर्गीकरण वह वर्गीकरण कहलाता है जिसमें संकलित इकाइयों के विभिन्न गुणों व विशेषताओं के आधार पर उनको अलग अलग वर्गों में बांटा जाता है। गुण का मतलब क्या होता है? जैसे जाति क्या है, धर्म क्या है, इसका लिंग क्या है, शिक्षित है या अशिक्षित है, विवाहित है या अविवाहित है। इन चीज़ों को जब आधार मानकर, मतलब वे संकलित इकाइयों के गुणों को जब आधार मानकर वर्गीकरण किया जाता है तो वो गुणात्मक वर्गीकरण कहलाता है। और गुणात्मक वर्गीकरण को हम 2 भागों में बांटते हैं, सरल वर्गीकरण और बहुगुणी वर्गीकरण। सरल वर्गीकरण वो वर्गीकरण होता है जिसमें जो अध्ययन की इकाइयां हैं उनको एक गुण को आधार मानकर 2 अलग अलग वर्गों में बांट दिया जाता है। मतलब इसमें गुण 1 होगा और वर्ग 2 होंगे। किसी एक गुण के आधार पर 2 वर्गों में बांट दिया तो वो सरल वर्गीकरण कहलाएगा। गुण 1 कैसे? जैसे मान लीजिए गुण है अपना लिंग, लिंग के आधार पर संकलित इकाइयों को वर्गीकृत करना है तो 2 वर्ग कौन से बनेंगे? मेल और फीमेल, मतलब महिला और पुरुष। तो गुण तो इसके अंदर 1 और इकाइयां कितनी होगी? 2। इसी तरह शिक्षा को आधार मानकर मान लो हम वर्गीकरण कर रहे हैं तो शिक्षा के आधार पर 2 वर्ग बन जाएंगे। कौन से? शिक्षित और अशिक्षित। तो सरल वर्गीकरण वो वर्गीकरण कहलाता है जिसमें एक गुण को आधार मानकर इकाइयों को 2 विभिन्न वर्गों में विभाजित कर दिया जाता है। इसके पश्चात है बहुगुणी वर्गीकरण। बहुगुणी वर्गीकरण क्या कहलाता है? इसके अंदर क्या होता है, जो वर्गीकरण है आंकड़ों का, जो वर्गीकरण किया जाएगा वो 2 या 2 से अधिक गुणों के आधार पर किया जाएगा। मतलब इसमें तो केवल एक ही गुण था और बहुगुणी में आंकड़ों का वर्गीकरण 2 या 2 से अधिक गुणों के आधार पर, गुणों या विशेषताओं के आधार पर किया जाएगा। जैसे मान लीजिए जनसंख्या का वर्गीकरण करना है तो पहला गुण तो जनसंख्या का हम ये ले सकते हैं भी लिंग हो गया, लिंग के आधार पर क्या हो जाएगा? महिला और पुरुष हो गया। दूसरा गुण उसका स्थान हो गया, स्थान के आधार पर हम क्या कह देंगे? शहरी और ग्रामीण हो गया। तीसरा गुण क्या हो गया? शिक्षित और अशिक्षित। भी महिलाएं कौन सी शिक्षित है, कौन से अशिक्षित है, पुरुष कौन से शिक्षित है और कौन से अशिक्षित है। तो यहाँ पर 3 गुणों के आधार पर वर्गीकरण हो गया। ये हम जब आपको स्लाइड दिखाएंगे उसमें बहुत अच्छी तरह से आपको क्लियर हो जाएगा। इसके पश्चात है गणनात्मक या क्वांटिटेटिव वर्गीकरण। गणनात्मक वर्गीकरण वो वर्गीकरण कहलाता है जिसमें वर्गीकरण संख्याओं या अंकों के आधार पर किया जाए। मतलब जो संख्या या अंकों के आधार पर वर्गीकरण किया जाता है तो उसे संख्या गणनात्मक वर्गीकरण कहेंगे। और जब वर्गीकरण गुणों के या विशेषताओं के आधार पर किया जाता है तो उसे गुणात्मक वर्गीकरण कहेंगे। 2 नंबर के क्वेश्चन में भी ये पूछा जा सकता है। अब गुणात्मक वर्गीकरण है उसको हम 2 भागों में बांटते हैं, खंडित श्रेणी डिस्क्रीट सीरीज के अनुसार और अखंडित श्रेणी क्या कंटिन्यू सीरीज के अनुसार। ये दोनों हम स्लाइड में समझाएंगे आपको, अभी इसी वीडियो में आगे वो और अच्छे तरह से आपके क्लियर हो जाएगा। इसके बाद सामयिक वर्गीकरण, क्रोनोलॉजिकल वर्गीकरण। इसमें क्रोनोलॉजिकल जो क्लासिफिकेशन है उसके अंतर्गत क्या होता है, जैसे कि नाम से ही पता है, जब वर्गीकरण का आधार गुण विशेषताएं या फिर संख्या न होकर समय या अवधि के आधार पर जो वर्गीकरण किया जाता है तो उसको सामयिक वर्गीकरण कहा जाएगा। जैसे हमने बहुत सारी, किस चीज़ का वर्गीकरण? संकलित सूचनाओं का। जो हमने सूचनाएं संकलित की है उन सूचनाओं का वर्गीकरण समय या अवधि के आधार पर किया जाएगा तो उसको सामयिक वर्गीकरण हम कहेंगे। इन आंकड़ों को, जो संकलित सूचनाएं उनको वर्षों, महीनों, सप्ताहों, दिनों आदि के रूप में, आदि के आधार पर आसानी से वर्गीकृत किया जा सकता है। जैसे मान लीजिए हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं भी किसी महाविद्यालय में 2010 से लेकर 2020 तक जो छात्र या छात्राओं की संख्या कितनी रही, तो हम ये लिख सकते हैं 2010-11 में बीए में इतने थे, बीकॉम में इतने थे, बीएससी में इतने थे,
11-12 में इतने थे, 12-13 में इतने थे। इसका मतलब ये जो वर्गीकरण किया गया है किसके आधार पर किया गया है? समय के आधार पर। और समय के आधार पर वर्गीकरण करना आसान है, क्योंकि संकलित सूचनाओं को संख्यात्मक रूप में प्रकट करना समय अवधि के आधार पर बहुत ही आसान कार्य है। इसके पश्चात आता है भौगोलिक वर्गीकरण, ज्योग्राफिकल वर्गीकरण। जब संकलित आंकड़ों के वर्गीकरण का आधार भूगोल या स्थान होता है, भूगोल या स्थान को आधार मानकर वर्गीकरण किया जाता है, तो वो भौगोलिक वर्गीकरण कहलाता है। जैसे भारत के मान लो विभिन्न राज्यों के क्षेत्रफल का अध्ययन करना हो, उनकी जनसंख्या का अध्ययन करना हो, जनसंख्या घनत्व का अध्ययन करना हो, तो वो भौगोलिक क्षेत्र, भौगोलिक वर्गीकरण कहलाएगा। अब इसको एक बार फिर देखिएगा। जब संकलित इकाइयों का वर्गीकरण गुणों या विशेषताओं के आधार पर किया जाएगा तो गुणात्मक वर्गीकरण। एक गुण के आधार पर दो वर्ग बनाकर सरल वर्गीकरण। दो या दो से अधिक गुणों के आधार पर वर्गों का निर्माण बहुगुणी वर्गीकरण। गणनात्मक वर्गीकरण, जब संकलित इकाइयों को संख्याओं के रूप में वर्गीकरण जब किया जाता है तो वो गणनात्मक वर्गीकरण कहलाता है। ये खंडित और अखंडित दो प्रकार का। सामयिक या क्रोनोलॉजिकल वर्गीकरण, जब संकलित सूचनाओं को समय या अवधि के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है तो वो सामयिक वर्गीकरण कहलाता है। जब संकलित सूचनाओं को भौगोलिक या स्थान के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है तो वो भौगोलिक वर्गीकरण कहलाएगा। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ क्लासिफिकेशन, इसके हम उद्देश्य पढ़ेंगे। अब इसका उद्देश्य क्या है? इस उद्देश्य का मतलब हो गया हम वर्गीकरण क्यों करते हैं। तो पहला उद्देश्य है सूचनाओं को व्यवस्थित करना। इसका मतलब होगा जब हम विभिन्न विधियों से सूचनाओं का संकलन करते हैं तो वो सूचनाएं हमारे पास एक ढेर के रूप में होती हैं, उनको समझना आसान नहीं होता है। तो उन सूचनाओं को व्यवस्थित या क्रमबद्ध रूप में जचाने के लिए हम वर्गीकरण करते हैं। आंकड़ों की प्रकृति का पता लगाना, जो संकलित सूचनाएं हैं वो आपस में मिली हुई है, एक ढेर है, इसलिए उनमें समानता या असमानता के आधार पर अलग अलग उनको वर्गीकृत नहीं, अलग अलग नहीं बांटा गया है। तो वर्गीकरण का उद्देश्य उन आंकड़ों की प्रकृति को बताना है, भी कौन सी समानताओं वाले हैं और कौन असमानताओं वाले हैं, किस विशेषताओं के आधार पर उनकी प्रकृति को समझना। जैसे मेल फीमेल, शिक्षित अशिक्षित। तथ्यों को बोधगम्य और संक्षिप्त बनाना। जो वर्गीकरण है इसका एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है, क्योंकि संकलित सूचनाएं, जो सूचनाएं हमने विभिन्न विधियों स्रोतों से इकट्ठी किया वो एक ढेर है, उसको समझना आसान नहीं है। तो वर्गों के माध्यम से, विभिन्न समूहों के माध्यम से समानता और असमानता के आधार पर उनको अलग अलग कर लिया जाएगा, संक्षिप्त बना लिया जाएगा, जिससे बोधगम्य को मतलब उसको समझना आसान हो जाता है। तुलनात्मक अध्ययन में सुविधा प्रदान करना, एक जो ये वर्गीकरण है इसका महत्वपूर्ण उद्देश्य है तुलनात्मक अध्ययन को सुविधाजनक बनाना है। जैसे मान लीजिए दो महाविद्यालयों के परीक्षा परिणाम का हमें तुलना करनी है, तो वर्गीकरण के माध्यम से आसानी से समझा जा सकता है, क्योंकि विभिन्न सत्र में पास फेल जैसे दो विद्यालय ए बी में अच्छा रिजल्ट किसका रहा, तो एक पास का कॉलम बनाएंगे एक फेल का, दोनों विद्यालयों के, और उसको हम आसानी से तुलना कर सकते हैं उनकी भी, किसका रिजल्ट बढ़िया रहा। तथ्यों के महत्व का ज्ञान होना, सूचनाओं का जब हमारे पास ढेर है तो वो सूचनाएं किस काम की है हमें उसके महत्व का पता नहीं चलता, परंतु यदि उसी सूचनाओं को हम समानता या विभिन्नता के आधार पर अलग अलग वर्गों में बांट देते हैं, अलग अलग समूह में बांट देते हैं, तो उसको समझना आसान हो जाता है, क्योंकि उसकी वास्तविकता और उसका महत्व अपने आप स्पष्ट हो जाता है। विश्लेषण व व्याख्या को आसान बनाना, सामाजिक विभिन्न प्रविधियों से जब हम सूचनाएं संकलित करते हैं तो उन सूचनाओं को उद्देश्य सामाजिक समस्या को समझना है। और सामाजिक समस्या को हम कब समझेंगे? जब जो सूचनाएं संकलित किया उनका विश्लेषण करेंगे। विश्लेषण हम कब, विश्लेषण या व्याख्या करेंगे, विश्लेषण या व्याख्या हम कब कर पाएंगे? यदि वो सूचनाएं हमारे समझ में आएगी। वो सूचनाएं समझ में कब आएगी? जब को उनको अलग अलग विशेषताओं के आधार पर अलग अलग वर्गों में वर्गीकृत कर दिया जाएगा। तो जो वर्गीकरण है इसका उद्देश्य है संकलित सूचनाओं के विश्लेषण करना और उनकी व्याख्या को आसान बनाना है। इसके पश्चात सामान्यीकरण में सहायता देना। सामान्यीकरण का मतलब नियम निर्माण में। जो वर्गीकरण है इसका उद्देश्य है संकलित तथ्यों को समानता और विभिन्नता के आधार पर अलग अलग वर्गों में सजाकर उनका विश्लेषण करके जो निष्कर्ष निकाले गए हैं उन निष्कर्षों को जिस वर्ग के आधार पर निकाले गए हैं उनके ऊपर लागू करना। जैसे महिलाओं और पुरुषों की शिक्षा दर की हमें तुलना करनी है तो अलग अलग कॉलम बना लिए महिला और पुरुषों के। यदि महिलाओं को शिक्षा दर कम आई है उसके पीछे क्या कारण है, तो उन कारणों को महिलाओं वाला वर्ग है उस पर लागू किया जा सकता है।
इसके पश्चात हम ये पूरा क्वेश्चन हम पढ़ेंगे, एक्सप्लेन कैसे किया जाता है। तो ये स्लाइड हम आपको पहले मीनिंग और डेफिनेशन में बता चुके हैं, ये भी हम मीनिंग और डेफिनेशन में बता चुके हैं। अब हम यहाँ से वर्गीकरण की विशेषताओं के बारे में फटाफट करते हैं। वर्गीकरण की विशेषताएं, इसमें पहला है स्पष्टता। वर्गीकरण की सर्वप्रथम विशेषता इसकी स्पष्टता है। वर्गीकरण अध्ययन उद्देश्य को ध्यान में रखकर इस तरह से करना चाहिए ताकि तथ्यों को सरलता व स्पष्टता से समझा जा सके। स्थायित्व, इसका एक अच्छा गुण है, स्थायित्व भी होना चाहिए इसकी विशेषता। इसका मतलब बार बार इसके आधार में परिवर्तन नहीं करना चाहिए। वर्गीकरण का आधार एक होना चाहिए। वर्गीकरण में बहुत सारे गुण होते हैं जैसे जाति, धर्म, लिंग, परंतु एक बार में केवल एक ही गुण को आधार मानकर वर्गीकरण करना चाहिए। हम स्लाइड चला रहे हैं, साथ साथ में आप नोट्स प्रिपेयर करेंगे तो आसानी रहेगी आपको। वर्गों की संख्या उपयुक्त होनी चाहिए। इसका मतलब वर्गों की संख्या न तो बहुत अधिक होनी चाहिए जिससे उनको समझना ही मुश्किल हो जाए, न इतनी कम होनी चाहिए कि संकलित सूचनाएं उन वर्गों में समा ही ना सके। इसके पश्चात एकता, इसका तात्पर्य ये होगा कि वर्गीकरण एकता पर आधारित होना चाहिए। मतलब प्रत्येक इकाई को केवल एक ही श्रेणी या वर्ग में एक बार में शामिल करना चाहिए। वर्गीकरण पूर्णतः शोध उद्देश्यों को ध्यान में रखकर करना चाहिए। वर्गीकरण में पूर्णता होनी चाहिए। इसका तात्पर्य ये होगा कि कोई संकलित की गई सूचना छूटनी नहीं चाहिए, वो किसी न किसी वर्ग में जरूर आए। वर्गीकरण में लचीलेपन का गुण होना चाहिए। मतलब समय और परिस्थितियों के अनुसार यदि परिवर्तन की आवश्यकता पड़े तो उसमें परिवर्तन भी किया जा सके। प्रबंध का एक स्तर, श्रेणियों या वर्गों के निर्माण की संपूर्ण योजना में कहीं अधिक सरलता, कहीं अधिक जटिलता का समावेशन नहीं होना चाहिए। पारस्परिक पृथकता, अच्छे वर्गीकरण में विभिन्न वर्गों में पारस्परिक पृथकता या अलगाव होना चाहिए, अर्थात विभिन्न वर्ग एक दूसरे से अलग होने चाहिए ताकि समान विशेषताओं वाले तथ्यों को एक ही वर्ग में रखा जा सके। वर्गीकरण के उद्देश्य, वर्गीकरण सामाजिक शोध से संबंधित संकलित सूचनाओं को व्यवस्थित, स्पष्ट व समझने योग्य बनाने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसी आधार पर इसके उद्देश्यों का वर्णन इस प्रकार है। सूचनाओं को व्यवस्थित करना, वर्गीकरण का मुख्य उद्देश्य बिखरी हुई अव्यवस्थित सूचनाओं को व्यवस्थित करके आसानी से समझने योग्य बनाना। तथ्यों की प्रकृति स्पष्ट करना, मतलब वर्गीकरण के आधार पर तथ्यों को समानता या असमानता के आधार पर उनकी प्रकृति स्पष्ट करना। बोधगम्य व संक्षिप्त बनाना, वर्गीकरण का उद्देश्य जटिल, बिखरे हुए, परस्पर असंबंधित तथ्यों को थोड़े से समझने योग्य और तर्क संगत समूह में रखना। तुलनात्मक अध्ययन को सुविधा करना, वर्गीकरण का उद्देश्य परस्पर विभिन्न वर्गों में तुलनात्मक अध्ययन संभव बनाना, जैसे दो महाविद्यालयों में परीक्षा फल की तुलना करना। इसके पश्चात तथ्यों के महत्व को समझना, बिखरी हुई सूचनाओं को देखकर उनके महत्व को स्पष्ट नहीं किया जा सकता, परंतु यदि इनका समानता व विभिन्नता के आधार पर अलग अलग वर्गों में बांट दिया जाए तो इनका महत्व और वास्तविकता स्पष्ट हो जाती है। विश्लेषण व व्याख्या को आसान बनाना, वर्गीकरण का महत्वपूर्ण उद्देश्य तथ्यों के विश्लेषण व व्याख्या को सरल बनाना, तथ्यों को अलग अलग वर्गों में वर्गीकृत करना और माध्य, माध्यिका, बहुलोक, भाप विचलन आदि सांख्यिकी विश्लेषण इससे सरल हो जाता है। सामान्यीकरण में सहायता देना, तथ्यों को समानता व विभिन्नता के आधार पर अलग अलग वर्गों में वर्गीकरण करके इनका विश्लेषण करके निकाले गए निष्कर्षों को उसी वर्ग में आसानी से लागू किया जा सकता है। उपरोक्त विवेचना से स्पष्ट है कि वर्गीकरण का मुख्य उद्देश्य अव्यवस्थित और बिखरी हुई सूचनाओं को समान विशेषता के आधार पर अलग अलग वर्गों में विभक्त करना ताकि विश्लेषण व सामान्यीकरण आसानी से किया जा सके। वर्गीकरण के आधार, जो संकलित सूचनाएं हैं उनका किन आधार पर अलग अलग वर्गीकरण किया जाए, इनके बारे में हम यहाँ पर पढ़ेंगे। गुणात्मक वर्गीकरण, सामाजिक अनुसंधान में अधिकतर तथ्यों की प्रकृति गुणात्मक होती है। जब अध्ययन की गई इकाइयों का वर्गीकरण संख्यात्मक रूप में ना करके गुणों या विशेषताओं के आधार पर किया जाता है तो इसे गुणात्मक आधार कहा जाता है। जैसे जाति, धर्म, लिंग, शिक्षा, व्यवसाय आदि के आधार पर वर्गीकरण करना। परिमाणात्मक या संख्यात्मक आधार, परिमाणात्मक वर्गीकरण में वर्गीकरण का आधार संकलित इकाइयों की विशेषताओं या गुण न होकर संख्यात्मक आधार होता है, जैसे ऊंचाई, आयु, वजन आदि संख्या के रूप में प्रकट किए जाते हैं। सामयिक आधार, सामयिक आधार में इकाइयों का वर्गीकरण समय को आधार मानकर किया जाता है। इसी आधार पर वर्गीकरण काफ़ी आसान हो जाता है क्योंकि विभिन्न समयावधियों में तथ्यों को रखना काफ़ी आसान होता है, जैसे 10 वर्ष के पश्चात जनसंख्या वृद्धि ज्ञात करना। भौगोलिक आधार, भौगोलिक वर्गीकरण में इकाइयों के वर्गीकरण का आधार स्थान या भौगोलिक क्षेत्र को मानकर इकाइयों को विभिन्न समूहों में वर्गीकृत कर दिया जाता है। जैसे एक राज्य के जिले में जनसंख्या का वर्गीकरण भौगोलिक वर्गीकरण है। वर्गीकरण के प्रकार, विभिन्न गुणों व विशेषताओं, संख्याओं या समय या भौगोलिक आधारों पर जब तथ्यों का वर्गीकरण विभिन्न समूहों में विभक्त किया जाता है तो उसे
उसी के अनुसार वर्गीकरण के प्रकारों और उप प्रकारों का निम्न तरीके समझाया जा सकता है। पहला है गुणात्मक वर्गीकरण। जब तथ्यों का वर्गीकरण इकाइयों के विभिन्न गुणों व विशेषताओं के आधार पर किया जाता है तो उसे गुणात्मक वर्गीकरण कहा जाता है। जैसे 50 व्यक्तियों का धर्म के आधार पर गुणात्मक वर्गीकरण क्या होगा? हिंदू 30 व्यक्ति हिंदू है, 10 मुस्लिम है, 6 सिख है, 4 ईसाई है, कुल क्या हो गया 50। और गुण कौन सा है? धर्म। तो ये गुणात्मक वर्गीकरण। गुणात्मक वर्गीकरण के दो प्रकार है। सरल वर्गीकरण, जब आंकड़ों को किसी एक गुण के आधार पर दो विभिन्न भागों में विभाजित किया जाता है तो उसे सरल वर्गीकरण कहा जाता है। एक गुण कैसे? जनसंख्या, लिंग के आधार पर पुरुष और महिला, समुदाय के आधार पर शहरी और ग्रामीण, केवल एक गुण के आधार पर। इसी प्रकार से बहुगुणी वर्गीकरण होता है। गुणात्मक वर्गीकरण का दूसरा प्रकार, बहुगुणी वर्गीकरण में आंकड़ों का वर्गीकरण दो या दो से अधिक गुणों के आधार पर किया जाता है। जैसे जनसंख्या का वर्गीकरण, पहला क्षेत्र के आधार पर शहरी और ग्रामीण, पहला गुण क्षेत्र, दूसरा सेक्स मतलब महिला और पुरुष के आधार पर, तीसरा शिक्षा के आधार पर शिक्षित और अशिक्षित। शिक्षित जनसंख्या में शहरी क्षेत्र के महिलाएं शिक्षित और अशिक्षित, जनसंख्या शहरी क्षेत्र के पुरुष शिक्षित और अशिक्षित। इसका मतलब क्या होगा कि जब इसमें दो या दो से अधिक गुणों को आधार मानकर वर्गीकरण किया जाता है तो उसे बहुगुणी वर्गीकरण कहा जाए। गणनात्मक, जब संकलित आंकड़ों का वर्गीकरण संख्या अंकों के आधार पर किया जाए तो उसे गणनात्मक वर्गीकरण कहा जाता है। जैसे ऊंचाई, आयु, आय आदि के आधार पर वर्गीकरण। गणनात्मक वर्गीकरण आवृत्ति वितरण पर आधारित होता है। गणनात्मक वर्गीकरण के निम्न दो प्रकार है। खंडित श्रृंखला के अनुसार वर्गीकरण, इसे असतत वर्गीकरण भी कहा जाता है। इसमें मूल्यों की आवृत्ति जितनी बार होती है उसे उसी संख्या के सामने लिखकर एक आवृत्ति सारणी के रूप में दिखाया जा सकता है। जैसे 50 व्यक्तियों के प्रतिदिन की आय का वर्णन करना है तो 20 व्यक्ति ऐसे हैं जिनके प्रतिदिन की आय 500 रुपये, 20 ऐसे हैं जिनकी 200 रुपये और 10 ऐसे हैं जिनकी 150 है। इसके पश्चात अखंडित, इसका दूसरा प्रकार अखंडित होगा। इसे तत्व वर्गीकरण भी कहा जाता है। इसका प्रयोग सामग्री की संख्या अधिक होने के कारण सामग्री को अलग अलग प्रस्तुत न करके वर्गों में आसानी से प्रस्तुत किया जा सकता है। इसका वर्गीकरण कैसे होगा? जैसे प्राप्तांक 100 में से 10 से कम अंक प्राप्त करने वाले आवृत्ति छात्रों में 120 विद्यार्थी थे, 10 से 20 तक अंक प्राप्त करने वाले 90 विद्यार्थी। इसी तरह से हमने ये पूरा बना दिया तो ये अखंडित श्रृंखला में। और दूसरा इसकी समावेशी श्रृंखला होगी। समावेशी वही प्राप्तांक 100 से अधिक आवृत्ति छात्रों में, 0 से 9 अंक प्राप्त करने वाले 10। समावेशी श्रृंखला कौन सी होगी? 0 से 9 तक शामिल होंगे, आगे 10 से 19 मतलब इसी पूरे वर्ग में ये समावेशित होंगे। 20 से 29, 29 के बाद देखो 30 से 39 आ गया। ये आप इस तरह की टेबल बना सकते हैं, अपने हिसाब से भी बना सकते हैं। अपवर्जी एक्सक्लूसिव कौन सी होगी? जिसमें 0 से 10, देखिए 10 इसमें भी है और 10 से 20 इसमें भी है। इसमें 0 से 9 था, आगे देखो 10 से 19 आ गया था इंक्लूसिव में। एक्सक्लूसिव में 0 से 10, 10 से 20 और आगे कितने छात्रों की संख्या? 0 से 10 अंक प्राप्त करने वाले 15 छात्र। इस हिसाब से हमने इसका वर्गीकरण किया है। इसके पश्चात सामयिक वर्गीकरण, जब संकलित सूचनाओं का वर्गीकरण समय अवधि के आधार पर किया जाए तो उसे सामयिक वर्गीकरण कहा जाता है। इसमें आंकड़ों को वर्षों, महीनों, सप्ताह, दिनों आदि के आधार पर वर्गीकृत किया जा सकता है। जैसे राजकीय कन्या महाविद्यालय चिका में 2017 से 2020 तक की छात्राओं का वर्गीकरण। ये आप कोई भी टेबल इस तरह से बना सकते हैं। 2017-18 में बीए में 200 छात्राएं, बीकॉम में 100, बीएससी में 90 और टोटल 390। 2018-19 में बीए में 300, बीकॉम में 190, बीएससी में 110 और कुल संख्या 600। इसी आधार पर देखिए पूरा वर्गीकरण समय के आधार पर हमने किया है। जैसे तुलनात्मक अध्ययन भी हमने किया था ना, इसका उद्देश्य इसे तुलनात्मक रूप से समझना है। जैसे 2017-18 में और 2018-19 में, इसका मतलब सभी वर्षों में संख्याएं हैं वो बढ़ रही है। ये तुलनात्मक अध्ययन हुआ। भौगोलिक वर्गीकरण, जब संकलित आंकड़ों का वर्गीकरण स्थान या भौगोलिक स्थिति के आधार पर किया जाता है तो उसे भौगोलिक वर्गीकरण कहा जाता है। जैसे भारत के कुछ राज्यों का क्षेत्रफल, जनसंख्या, घनत्व का वर्गीकरण। राज्य हरियाणा का वर्गीकरण 44,212 वर्ग किलोमीटर, 2.5 करोड़ लगभग जनसंख्या 2011 के अनुसार और 573 जनसंख्या घनत्व। बिहार में 94,163 क्षेत्रफल वर्ग किलोमीटर और ये इस बिहार की जनसंख्या 10.5 करोड़ और 1102 प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या घनत्व। इसी तरह से महाराष्ट्र का हो गया। तो ये क्षेत्र के भौगोलिक क्षेत्र को आधार मानकर वर्गीकरण किया गया है, तो इसे क्या कहेंगे? भौगोलिक वर्गीकरण हम
कहेंगे। और देखिए तुलनात्मक भी है ना, इससे हमें तुलना और ये भी तुलनात्मक रूप से अध्ययन कर सकते हैं। जैसे हरियाणा और बिहार में किसका जो क्षेत्रफल अधिक है, जनसंख्या घनत्व किसका अधिक है, वो हम अध्ययन कर सकते हैं। उपरोक्त विवेचना से स्पष्ट है कि सामाजिक शोध में वैज्ञानिक वर्गीकरण में कोई अधिक प्रगति नहीं हो पाई। जो आंकड़ों के वर्गीकरण के प्रकार बताए गए हैं वे मोटे तौर पर वर्गीकरण के आधारों को आधार मानकर बताए गए हैं। अब ये सेल्फ असेसमेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपका बन सकता है वर्गीकरण से आप क्या समझते हैं, 2 नंबर का क्वेश्चन। वर्गीकरण से आप क्या समझते हैं, वर्गीकरण के उद्देश्यों व विशेषताओं को समझाइएगा। एक क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है। वर्गीकरण से आप क्या समझते हैं, वर्गीकरण के आधारों व प्रकारों को बताइएगा। क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है। क्वेश्चन सीधा भी पूछा जा सकता है, वर्गीकरण से आप क्या समझते हैं, इसकी विशेषताओं को बताइए। वर्गीकरण किसे कहते हैं, इसके प्रकारों को बताइए। तो जैसा क्वेश्चन पूछा जाता है उसी तरह से आपको आंसर अटेम्प्ट करने हैं। इसमें वर्गीकरण का पूरा टॉपिक कंप्लीट हो गया है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।